आदाब, नमस्कार। मैं शाहिद उमर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। कांग्रेस ने बताया हरियाणा में क्यों मिली हार, बोली चुनाव के नाम पर किया गया मजाक, इलेक्शन कमीशन पर फोड़ा ठिकरा। अजित पवार से नाराज जगन भुजबल बीजेपी में होंगे शामिल, देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। महायुति गठबंधन पर संजय राउत का तंज, सत्ता के लिए एक साथ, वैचारिक कारणों से नहीं। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर आरोप पत्र, केजरीवाल सरकार के 10 साल सिर्फ बवाल, जनता बेहाल। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू, अरविंद केजरीवाल ने खुद घर घर जाकर बताई पूरी प्रक्रिया। राहुल गांधी के परभणी दौरे के बीच भड़के मायावती, बसपा चीफ बोली कांग्रेस बहा रही घड़ियाली आंसू। चीन ने कनाडाई संगठनों पर लगाया प्रतिबंध, उइगर मुस्लिमों के लिए कर रहे थे काम। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन करण दलाल और विधायक अशोक अरोड़ा ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें हार के कारणों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इस दौरान करण दलाल ने कहा कि हाईकमान के कहने पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया। सभी सर्वे और रिपोर्ट्स प्रदेश में हरियाणा की सरकार बनती हुई दिखाई गई, लेकिन नतीजे हैरान करने वाले सामने आए। हमारी रिपोर्ट में तथ्यों के साथ बताया गया है कि चुनाव के नाम पर मजाक किया गया। ईवीएम का डेटा अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नहीं है, सिर्फ चुनाव प्रतिशत ही बताया जा रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की दासी है। ईवीएम मशीनों में बीप की आवाज नहीं थी। करण दलाल ने कहा है कि जहां हेराफेरी की गई वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर आरएसएस से जुड़े बैकग्राउंड से थे। सभी सीटों पर हेराफेरी नहीं की गई, कुछ सीटों पर ही ऐसा हुआ था। मशीनों का खेल करके झूठे आंकड़ों का खेल किया गया। ईवीएम बैटरी को लेकर भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फॉर्म 17C के भी सही वोटों की जानकारी नहीं दी गई है। 5 तारीख को वोट प्रतिशत भी बदल दिया गया, सिर्फ वोट प्रतिशत ही बताया गया। 7 तारीख को वोट प्रतिशत फिर बढ़ा दिया गया। इस परसेंटेज के हिसाब से हर विधानसभा क्षेत्र में 15,000 के करीब वोट बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन या बीजेपी के नेता इस रिपोर्ट के एक पॉइंट को भी गलत साबित कर दें तो हम रिपोर्ट वापस ले लेंगे और माफी भी मांग लेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए सिस्टम का मिसयूज किया गया। सिलेक्टेड इलाकों में ईवीएम का खेल किया गया, शहरी इलाकों में ज्यादा खेल किया गया। हर हरियाणा के जिले में चुनाव के बाद 5 से 7 तारीख तक वोट प्रतिशत बढ़ाया गया, लेकिन 9 में वोट प्रतिशत गिराया गया। हर विधानसभा क्षेत्र में जितने वोट पड़े उससे कम या ज्यादा गिनती हुई। वोट प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी को कुल पड़े वोटों में 72,235 का मिसमैच है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के प्रतिशत के हिसाब से 28,236 वोट ज्यादा आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही उन पुलिसकर्मियों के नामों का भी खुलासा करेंगे जिन्होंने चुनाव में बीजेपी के लिए काम किया है। सिंबल लॉडिंग के लिए जो अधिकारी आए थे उनकी कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके आवास सागर बंगले पर पहुंचे। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के चलते छगन भुजबल नाराज चल रहे थे। अब सीएम फडणवीस से उनकी मुलाकात से सवाल उठ रहा है कि क्या एनसीपी नेता बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मैं हिंदी में बोल चुका हूँ। हमारी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री महोदय से हुई। उन्होंने कहा कि ओबीसी के प्रति हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उनकी वजह से जो बड़ी कामयाबी मिली है, हम उनको नाराज नहीं रखेंगे और उनके अधिकारों पर गदा नहीं आएगी। जो भी रास्ता है शांति से हम निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा समय चाहिए। खत्म। महाराष्ट्र के पुणे में एक भयानक हादसे की खबर है। यहाँ पर फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि घायलों में भी 3 की हालत गंभीर है। डंपर चालक नशे की हालत में बताया जा रहा है। यह घटना देर रात वाघोली के केसनंद नाके पर पुलिस स्टेशन के सामने हुई। आरोपी ड्राइवर पकड़ लिया गया है। नहीं, कल रात को करीबन 1 बजे के आसपास एक डंपर ड्राइवर जिसने अपना माल खाली किया था, वो वापस घर जा रहा था तो उसको स्नन फाटा के यहाँ पे राइट टर्न लेते वक्त उसको गाड़ी से कंट्रोल हट गया और फुटपाथ पे सोए कुछ लोगों के ऊपर से उसने गाड़ी चलाई। ये डंपर के एक्सीडेंट में 3 लोग वहीं पे उनकी मौत हो गई और बाकी 6 लोगों को हमने एडमिट किया है। वो अभी हॉस्पिटल में। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आज महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे राजनीति सत्ता के लिए एक साथ हैं, न कि वैचारिक समानता के कारण।
उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बाद ही सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। राउत ने कहा कि गठबंधन सरकार में शामिल लोग कितना भी कहें कि वे वैचारिक कारणों के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे राजनीतिक सत्ता के लिए एक साथ आते हैं। वे अपनी पार्टी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर सरकार बनाने के लिए एक साथ आते हैं। देखिए, गार्डियन मिनिस्टर जो होते हैं, अभी पहले सरकार नहीं बना, सरकार बना तो जो विभाग है, जो खाते वाटे बोलते हैं, पोर्टफोलियो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन 1 महीने तक रुका, अभी कल किया है। अब गार्डियन मिनिस्टर के बारे में खींचतान चल रहा है। उससे क्या होता है? गार्डियन मिनिस्टर अपनी अपनी क्या बोलते हैं, हमारे भाषा में हमारा सूबेदारी बोलते हैं, संस्थानिक बोलते हैं, राजा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के। वो आप किसको कहाँ डिप्यूट करना है मलाई खाने के लिए, उसके लिए खिंचातान चल रही है। उससे क्या होगा? हाँ, आखिर तक चलेगा अपने अपने बार्गेन पावर लगा के। अब मुख्यमंत्री फिर एक बार उनको तबीयत खराब हो गया और वापस अपने गांव चले गए। उनकी तबीयत बार बार खराब होती है, मुझे चिंता लगती है। क्या किया फडणवीस साहब ने, उनके ऊपर कौन सी जादू किया है मुझे मालूम नहीं। बार बार कैसे बीमार पड़ते, इतने मजबूत आदमी। आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में 10 साल हो गए हैं और इसी बीच आज अनुराग ठाकुर ने आप सरकार द्वारा किए गए बड़े बड़े वादों को याद दिलाते हुए कई सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केजरीवाल सरकार के 10 साल हो गए, लेकिन सिर्फ बवाल हुआ है और जनता बेहाल हुई है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप पत्र जारी किया है। जिस पर्व को हम इतने नियम निष्ठा और शुद्धता के साथ मनाते हैं, केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया, बदबूदार, झागदार और जहरीले पानी को कर दिया कि वहां पर पर्व मनाना भी अब बंद हो गया। मेरी मुझे याद है 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर कोट करना चाहता हूं, केजरीवाल जी ने कहा था, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा। और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी, 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी, यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वैसे भी सीएम नहीं बन सकते। मुझे नहीं लगता कि उनके लिए विधायक बनना भी संभव है। नई दिल्ली में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। अगर वह सीएम पद की शपथ भी लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वो फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, मीटिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे, सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे, तो सीएम क्या करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री तो ऐसे भी नहीं बन सकते। वो तो उनके लिए विधायक ही बनना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट होगी। तो वो जीत पाएंगे या नहीं, वो तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भी, जैसे मैंने कल आपकी एएनआई में कहा था, ये अगर मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री थोड़ी रह सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री क्या होता, काम के लिए होता ना, केवल गाड़ी बंगले के लिए तो नहीं। अब तो बंगला भी खैर इनका ले लिया गया है, तो एक और कोई शीश महल बनाएंगे 300-400 करोड़ में। क्या होता, ये फाइलें नहीं साइन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट से इनको बेल दी तो कहा आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप किसी अधिकारी की मीटिंग में नहीं जा सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते। अगर आप दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलें नहीं पढ़ सकते, अधिकारियों से नहीं बात कर सकते, तो मुख्यमंत्री करेगा क्या? दिन भर सड़कों पर डोलेगा क्या? तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि चुन तो आप जा सकते हो क्योंकि जनता चुनेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जितने गलत काम और भ्रष्टाचार किया है, हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन सको। तो ये चुन भी जाएंगे और गलती से कहीं इनकी सरकार आ भी गई तो या तो ये बिल्कुल ही पंगु। दिल्ली में महिला सम्मान योजना का आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुद कुछ महिलाओं के घर घर जाकर पूरी प्रक्रिया बताई और रजिस्ट्रेशन करवाया। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लॉन्च हुए इस योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे। आपका वादा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत के बाद यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। आज से पूरी दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, इन दोनों का रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। महिला सम्मान योजना के तहत
हर महिला को, रजिस्ट्रेशन करने वाली महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों का 60 साल से ऊपर के लोगों का पूरा इलाज का खर्चा सरकार देगी, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो। तो अभी हम लोग मेरी विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोगों के सामने मैंने खुद इसका आरंभ किया, मैंने और आतिशी जी ने कई महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके। अब 4 बजे हम लोग जाएंगे बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन, संजीवनी योजना में बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जंगपुरा विधानसभा के अंदर 4 बजे जाएंगे। आप सब लोग वहाँ भी जरूर आइएगा। ये एक तरह से ये कार्ड है जो महिलाओं के लिए पीला कार्ड है, पीला कार्ड सब लोग संभाल के रखें। सर दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जो बजट है वो ऑलरेडी डेफिसिट में चल रही है, तो ऐसे में हमने ऑलरेडी इस बार उसका प्रावधान बजट में किया हुआ है। और दिल्ली बीजेपी जो है वो झूठ बोल रही है, वो बहका रही है। जब मैंने कहा था 2015 में कि हमारी सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त करूंगा, यही बीजेपी वाले यही सब बातें बोलते थे, मैंने की ना बिजली मुफ्त। जब मैं 2015 में आया मैंने कहा था पानी मुफ्त करूंगा, ये बीजेपी वाले गालियां देते थे, मैंने पानी मुफ्त किया ना, महिलाओं का किराया मुफ्त किया ना। तो आज जब मैं कह रहा हूँ 2100 रुपए दूंगा तो 2100 रुपए देंगे, कहीं से भी बजट लाएं, आप चिंता मत करो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी जिस मुद्दे पर विरोध कर रही है उस मुद्दे पर ऐसा विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही इस पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हमारे अन्य राष्ट्रीय नेता सभी भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उपासक हैं और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। यह जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, उस मुद्दे को इस प्रकार के प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से लेकर के सरकार के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के विभिन्न दायित्वों को निर्वहन करते हुए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी या अन्य हमारे राष्ट्रीय नेता हों, सब लोग एक तरह से, मैं अगर बहुत सरल शब्दों में सारी बातों को कह दूं तो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये पुजारी हैं। उनके हर अधूरे स्वप्न को साकार करने के लिए गरीब कल्याण को समर्पित रह करके अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ी जाति के हो, सभी वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए दिन रात काम किए और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाले। बहन मायावती जी से ये कहूँगा अपनी पार्टी को मजबूत करने में ध्यान दें। और सपा और कांग्रेस। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी के दौरे पर हैं। वह हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिवारों से मिलेंगे। अब इस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है। परभेड़ी जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई साबित है कि कांग्रेस व भाजपा आदि कोई इनका सच्चा हितैषी नहीं है। सबकी नियत नीति में खोट है। मायावती ने कहा है कि परभणी घटना को लेकर कांग्रेसी नेता का आज दौरा घड़ियाली आंसू, क्योंकि बाबा साहब के जीते जी वो उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके व उनके अनुयायियों के हित व कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा है। उनको दलित पिछड़ों की याद केवल उनके बुरे वक्त में आती है। बसपा चीफ ने कहा है कि इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर बीएसपी द्वारा कल देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्व समाज से अपील है। बाबा साहब के नाम पर छलावपूर्ण राजनीति करने वालों से सावधानी जरूरी है। पूर्व सीएम ने कहा है कि बीएसपी का अम्बेडकरवादी आत्मसम्मान का मूवमेंट बहुजन समाज को वोट के माध्यम से शासक वर्ग बनाने का राजनीतिक मिशन है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल उनके वोटों के स्वार्थ की खातिर अम्बेडकरवादी होने का ढोंग करती रही हैं। दलित बहुजन के हितों में उनके मुंह में राम बगल में छुरा जैसा है। उत्तर प्रदेश के संभल में आज एक बावड़ी के खोदे जाने के बाद खुदाई का काम जारी रहने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इसी तरह खोजते रहेंगे और एक दिन अपनी ही सरकार खोदेंगे। उत्तर प्रदेश में गलत काम हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं इसके पीछे बीजेपी नेता ही हैं। जो जमीनों पर कब्जा हो रहा है इसके पीछे आपको बीजेपी के लोग नजर आएंगे। गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए, जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1990 से पहले लोग अंबेडकर को लगभग भूल चुके थे। बहुत कम लोग उनका नाम लेते थे। 1990 में एक बार कांग्रेस सरकार चली गई और नई सरकार बनी। बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न दिया था और बी.आर. अम्बेडकर को भूल गए थे, तब कांग्रेस और अन्य सरकारें कहाँ थी? कांग्रेस जो भी कुछ कर रही है वो महज एक राजनीतिक स्टंट है। आप जानते हैं कि 1990 के पहले लगभग अंबेडकर साहब को लोग भुला दिए थे। अंबेडकर साहब का नाम भी बहुत कम लोग लेते थे। लेकिन जैसे ही 90 में कांग्रेस की सरकार गई और दूसरी सरकार यहाँ आई, तो आपने देखा होगा कि भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा गया। एक कांग्रेस वाले लोग या अन्य लोग कहाँ थे जब जवाहरलाल जी, जब इंदिरा गांधी अपने जीवन काल में अपने स्वयं भारत रत्न की उपाधि ले लिया लोग, लेकिन अंबेडकर साहब को तो लोग भुला दिया था। तो ये तो गैर कांग्रेसी सरकार ही आई तो अंबेडकर साहब का नाम लेने लगा। तो आज जो भी वो लेकर के आ रहे हैं वो पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव का स्टंट है। हम लोग और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जो एनडीए के हम लोग हैं, हम लोग स्टंट में विश्वास नहीं करते हैं, वास्तविकता में विश्वास करते हैं। तो एक उदाहरण तो हो गया कि बाबा साहब को ये लोग भुला दिया था, भारत रत्न की उपाधि भी नहीं दी थी। दूसरी चीज, बाबा साहब जन्मे, बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, बाबा साहब कहाँ पढ़े, बाबा साहब का कार्यस्थल कहाँ था। जहाँ जहाँ इस तरह की बातें उनकी थी, जहाँ 5 जगह को चुना गया, 5 जगह को 5 तीर्थ के नाम पर तैयार किया गया, आज वो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप्ड हुआ है। इसके लिए जो पुराने लोग आज बात उठा रहे हैं वो कहाँ थे? बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन पार्टियों ने अपनी अपनी सियासत कसरत शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सत्ता में वापसी के लिए बेचैन है, तो सीएम नीतीश कुमार हर हाल में बिहार की सत्ता के धुरी बने रहना चाहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार आज यानी सोमवार से मिशन बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर के जरिए विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी दलों को भी सीधा संदेश देने की कोशिश की गई है जनता में। और आप जानते हैं कि चंपारण कितना भूतभोगी है। इसके पहले 2005 के पहले हमारे चंपारण में जितना डर भय था, जितने लोग, कोई काम नहीं था, शाम को 5 बजे कुंडी लगता था, आज हमारे यहाँ विकास का प्रगति ही प्रगति दिखाई पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस गांव में आए हैं आप, ढोकराहा गांव है, चनपटिया का हमारा एक पंचायत है, और उस पंचायत में कितनी व्यवस्थित हमारे यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो है पुस्तकालय भी है, बच्चों का खेलने का भी है, जीविका दीदी भी हैं, और हर तरह का काम, जो विकास का जो प्रगति होता है कैसे आगे बढ़ता है। रोड से भी आप आए होंगे तो आप देखे होंगे कि रोड कैसा है, पहले क्या था। क्योंकि मैं तो 2000 से हूँ और मैं तो उस समय का भी राज्य को देखी हूँ और आज का भी मैं देख रही हूँ, और हर समय पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। आज एनडीआरएफ का जो हमारा बिल्डिंग है वो भी यहाँ है कि दोनों चंपारण को कंट्रोल कर सके जब भी फ्लड आए चाहे कुछ भी आए। हमारे बच्चों का जो एजुकेशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जो पढ़ाई की गति होती है, शिक्षा की गति होती है, और रोजगार, जब शिक्षा आता है तो रोजगार भी होता है, जब रोड बनता है तो रोजगार भी होता है, जब मनरेगा होता है तो रोजगार भी बढ़ता है। लोग कहते हैं मैं रोजगार दूंगा, कौन सा रोजगार? पिताजी 15 साल में कौन सा रोजगार दिए? तो आज 15 साल बाद, अगर 15 साल हमने बनाम 15 साल अगर कुछ किया है।
बिहार लोकसेवा आयोग यानी बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। छात्र लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वह इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में विपक्ष दल के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। इस बात की जानकारी आरजेडी नेता ने अपने सोशल मीडिया पर दी। तेजस्वी ने पोस्ट में लिखा है कि 17th बीपीएससी परीक्षा में कदाचार, आयोग की हठधर्मिता व प्रशासनिक विसंगतियों की वजह से आंदोलनरत परीक्षार्थियों की मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि शिक्षा सत्याग्रह में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब हो रही है। कल रात ही मैं उनसे मिला। अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन होंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने यह भी लिखा है कि एक ही नारा, एक ही मांग, सभी का हो री एग्जाम। अपने पत्र पर सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में कदाचार उजागर करने पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बापू परीक्षा केंद्र पटना में आयोजित परीक्षा को रद्द कर सिर्फ उस केंद्र की पुनर्परीक्षा आयोजित कराना सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं में व्यापक संस्थागत भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश भर है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में अपनी मांगे रखी। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी पीटी पुनर्परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर और एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के संपन्न कराई जाए। तेजस्वी ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि सीएम इस मुद्दे पर विचार करेंगे और अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। उससे पहले तेजस्वी यादव बीते शनिवार रात धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान वो दोबारा से परीक्षा करवाने की मांग वाला पोस्टर हाथों में लिए दिखाई दिए। बीपीएससी परीक्षार्थियों से उन्होंने कहा कि वो उनके साथ खड़े हैं और सरकार से परीक्षा को रद्द करने की मांग करते रहेंगे। राजस्थान के जयपुर के भांगरोटा में हुए हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एसएमएस अस्पताल में भांगरोटा हादसे के पीड़ितों के परिजनों से आधे घंटे तक की मुलाकात की। सभी से 1-to-1 मिली, बात की। वही मीडिया से बात करते हुए राजे ने कहा, जयपुर आग दुर्घटना दुखद है, सभी ने मदद करने की कोशिश की। मैं भी सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह अच्छी बात है कि इससे किसी ने भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया। हादसा हुआ है, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज के बारे में हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है और जो उनके परिजन थे साथ में उनसे भी बात करके पता करने की कोशिश की कि सेटिस्फैक्शन लेवल है कि नहीं है और अगर हम लोग उसके लिए कुछ और कर सकते हैं। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सब लोग केयर करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत देख रही हूँ जो अटेंडेंट हैं जो संभाल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो संभाल रहे हैं, उन लोगों का केयर जो है 24 घंटे। और जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सब ने मिलके उनकी जब से वो उनके हाथ में आए जान बचाने की। चीन ने गजा युद्ध के दौरान कई बार मानवाधिकारों की बात की है, लेकिन उइगर मुस्लिम की जब भी बात आती है चीन सभी मानवाधिकार मूल्यों से पीछे होता हुआ दिखाई देता है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। चीन ने उइगर मुस्लिमों के लिए काम करने वाले 2 कनाडाई संगठनों और 20 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। एक फैसले के मुताबिक उइगर राइट्स एडवोकेसी प्रोजेक्ट और कनाडा तिब्बत कमेटी और उनके कर्मचारियों की सभी चल रही अंचल संपत्ति, अन्य प्रकार की संपत्तियां जब्त कर ली गई है। इसके अलावा प्रतिबंधित व्यक्तियों को चीन वीजा भी नहीं दिया जाएगा। हांगकांग और मकाऊ जैसे विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों सहित देश के किसी भी इलाके में उनके आने पर बैन लगा दिया गया है। कनाडा ने इस महीने की शुरुआत में शिनजियांग और शिजांग में तथाकथित मानवाधिकार उल्लंघन का हवाला देते हुए 8 पूर्व और वर्तमान चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे। चीन का हालिया प्रतिबंधों को जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। कनाडा के प्रतिबंधों का बीजिंग ने विरोध जताया था और ओटावा की कड़ी निंदा की थी। चीन ने अपने बयान में कनाडा से अपनी गलत हरकतों को तुरंत सुधारने का आह्वान किया और चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की कसम खाई। इस महीने की शुरुआत में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रतिबंधों को मानवाधिकारों के बहाने कुछ कनाडाई राजनीतिक हस्तियों की ओर से अकल्पनीय एजेंडे को आगे बढ़ाने और अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया एक राजनीतिक स्टंट करार दिया था। चीन की कार्रवाइयों के जवाब में महमद तोहती ने कहा कि हम प्रतिबंधों को सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं। ये हमें रोकते नहीं बल्कि हमारे दृढ़ संकल्प को मजबूत करते हैं। ये पुष्टि करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। तोहती ने यूआरएपी के अपने मिशन के प्रति
समर्पण पर जोर दिया, जिसका मकसद चीन की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित करना है। इस बीच कनाडाई तिब्बत समिति ने कहा है कि ये कदम वास्तव में इस रास्ते पर बने रहने और उन नीतियों की वकालत करने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है जो तिब्बत में चल रहे कठोर कब्जे और दमन का न्यायसंगत समाधान लाती है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।